चलिए दोस्तों, अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड की। सॉलिड स्टेट का एंडिंग चल रहा है चैप्टर का। ये डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी आपके कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, इवन आपके जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? डिफेक्ट्स इन सॉलिड की। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। आपका डिफेक्ट्स के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। क्या होता है? एनी इरेगुलरिटी फ्रॉम द अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, इट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है? जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उससे थोड़ा बहुत भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। क्यों अराइज होता है ये डिफेक्ट इन सॉलिड? आपका दो कारणों से अराइज होता है। एक तो आपका मैंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके डिफेक्ट्स अराइज होंगे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल की तरह वर्क करता है। आपसे कई बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में या जेईई और नीट में पूछा जा सकता है, एट विच टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्ट एज आइडियल क्रिस्टल। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर दे एक्ट एज परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, उसके बाद आपका मैंने बताया था दूसरा रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के कारण भी आपका क्या करता है? ये कंपाउंड डिफेक्ट्स शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो दो टाइप के डिफेक्ट मैंने डिस्कस किए थे, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं आपका क्या होता है, जिसमें एक एटम या आयन, ठीक है, या सम एटम क्या हो जाते हैं, अपनी पोजीशन से मिसप्लेस या डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसको, उस डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और जब पूरी की पूरी सीरीज जो होती है आयन की लाइन से ही वो अपना क्या हो जाता है, डिस्प्लेस या मिसप्लेस हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। अपने जो सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में अपन पढ़ते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्योरिटी। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? दोज डिफेक्ट इन विच the ratio of number of cation and anion is same as represented by formula। मतलब उसमें जो कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो होता है, नंबर ऑफ एटम और आयन का जो रेशियो होता है, वो वही होता है जो एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इनको वापस से अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहले अपन बात करते हैं किसके लिए? नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए? नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए ये दो टाइप के होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट, सी डिफेक्ट, ठीक है, दूसरा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये किसके लिए हो गए? नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए हो गए, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? द डिफेक्ट इन विच एटम और आयन इज मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड या नॉर्मल पोजीशन इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। यानी आपका ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपका एटम जो होता है वो अपनी पोजीशन से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे ए ये नॉन आयनिक है, इसलिए सारे एक जैसे ले लिए, ए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये आपका क्या हो गया? गायब हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। इसमें आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है।
दूसरा आपका अपन बात कर रहे हैं कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच एक्स्ट्रा एटम इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस अलोंग विथ लैटिस साइड। मतलब जो लैटिस साइड पे जो एटम है वो तो एज इट इज है, उसके अलावा कोई नया एटम जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ये जो स्पेस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। तो इसका जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि ये आपके एटम लैटिस साइड है, इनके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका एटम और आयन प्रेजेंट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। ये आपके डिफेक्ट हो गए किसके लिए, नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में बहुत मतलब पूछे ही नहीं जाते, आप तो ये मान लो, लेकिन सिलेबस में तो बताना मेरा फर्ज होता है कि ये भी आपके डिफेक्ट होते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए दो टाइप के डिफेक्ट हो गए, एक वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए भी जो आपके डिफेक्ट होते हैं ये वापस से दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, अगला हो जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, शॉर्टकी डिफेक्ट की। तो इस ये क्या होता है, द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनाइन आर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड, द डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपके जितने कैटायन है उतने ही एनाइन अपनी नॉर्मल साइड या लैटिस साइड से क्या हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। ये आपका मैंने बताया था वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अब अपन शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट का अपन ने क्या ले लिया, NaCl का एग्जांपल ले लिया। ये आपका लैटिस है, ठीक है। इसमें आपके दोनों आयनिक कंपाउंड है तो दोनों चीजें पाई जाएंगी, कैटायन भी पाए जाएंगे, एनाइन भी पाए जाएंगे और इनकी पोजीशन फिक्स होती है। मैंने आपको टेबल में बताया, जैसे एनाइन कहां पर पाए जाते हैं, लैटिस साइड पर पाए जाते हैं, और कैटायन कहां पर पाए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाए जाते हैं। तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोजीशन फिक्स हो जाएगी, Na+Cl- Na+Cl-, ठीक है, Cl- Na+, ठीक है, Na+Cl-, Na+Cl-, और Na+, अल्टरनेट आपके ये हैं। तो आपका क्या होता है, एक कैटायन गायब हो गया लैटिस साइड से और एक एनाइन। अब ये जरूरी नहीं कि एडजेसेंट वाले ही गायब हों। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर ने एडजेसेंट वाले गायब किए तो एडजेसेंट। डायग्राम आपको दे देते हैं कि ये कौन सा डिफेक्ट है, तो आप काउंट करो कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनाइन गायब है, ठीक है, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनाइन आर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड या नॉर्मल पोजीशन इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली चीज ये किन में होता है, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट अकर इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच देयर इज नो डिफरेंस या वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन और एनाइन। मतलब कि ये उन कंपाउंड में होता है जिसमें कैटायन और एनाइन का साइज नियरली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन those ionic compound in which coordination number is very high। मतलब ये उन डिफेक्ट उन आयनिक कंपाउंड में भी होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, AgBr और CSCl, ये आपका इन सब में क्या पाया जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट
पाया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आई है और आपका कैटायन और एनाइन का साइज लगभग लगभग सेम है, तो इनमें ये आपका डिफेक्ट पाया जाता है। अल्कली मेटल के हैलाइड जो होते हैं वो और सीजियम क्लोराइड जो होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैटायन और एनाइन क्या हो गए, गायब हो गए, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। इसमें क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट याद रखो, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनाइन आर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। It occur in those compound in which size of cation or anion is nearly equal. It occur in those compound in which coordination number must be high. ठीक है, in this density of crystal decreases, in this dielectric constant remains same. Example किस में होता है, ये हो जाता है। अब फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, the defect in which cation is misplaced from their lattice side and occupy interstitial side is known as Frenkel defect। मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कैटायन क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो अपनी लैटिस साइड छोड़ के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। उस डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब आपका ये आयनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कैटायन और एनाइन दोनों है, ठीक है, ये आपका A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया किसका, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो कैटायन है वो अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के कहां पर चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। तो इस डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो द डिफेक्ट इन विच कैटायन इज मूव फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपका जो कैटायन होता है वो नॉर्मल पोजीशन से या लैटिस पोजीशन से मूव करके कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि ये किस किस में अराइज होता है, तो ये आपका अराइज होता है उन आयनिक कंपाउंड में जिसमें क्या होता है, कैटायन और एनाइन का साइज बहुत अलग अलग होता है या उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो दिस डिफेक्ट अकर इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन, यानी कैटायन और एनाइन के साइज में अगर ज्यादा डिफरेंस होता है तो वहां पर आपका ये डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, और दिस डिफेक्ट अकर इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो या स्मॉल। ठीक है, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है वहां पर ये डिफेक्ट अराइज होता है। जैसे अल्कली मेटल के हैलाइड को छोड़ दो, आपका ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और आपका जिंक सल्फाइड में भी ये डिफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि जिंक का जो Zn प्लस आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड मिला जो शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो कर रहा है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नेम द कंपाउंड विच शो शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। अब इसमें कैटायन और एनाइन मिसप्लेस नहीं है, नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन क्या है, सेम है, तो इसका मास भी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इन दिस डेंसिटी रिमेन्स सेम, बट जो कैटायन का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है किसमें, शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट में, तो पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन हो जाती, द डिफेक्ट इन विच बोथ कैटायन एंड एनाइन आर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। द डिफेक्ट इन विच cation move to interstitial space from lattice side is known as
Frenkel defect. It occur in those compound in which there is no difference, just very small difference in between size of cation and anion. Yeah, it occur in those ionic compound in which size of cation and anion nearly equal. It occur in those ionic compound in which there is large difference between size of cation and anion. It occur in those ionic compound in which coordination number is high. It occur in those ionic compound in which coordination number is small. ठीक है. In this density decreases, in this density remains same. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl, KCl, KBr, AgBr. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा. In this dielectric constant remains same, in this dielectric constant increases. तो ये आपका क्या हो गया? शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट हो गए या स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गए. अब अपन बात करते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. किसकी बात करते हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? दोज डिफेक्ट इन विच the ratio of cation and anion is not same as represented by formula. इसमें क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो उतना नहीं रहता जितना कि फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मैं बताता हूं कि आपका फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2. लेकिन कई बार क्या होता है, डिफेक्ट के कारण इसको इस तरह से लिखा जाता है Fe.980. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो ये क्या होना चाहिए था 1:1, लेकिन एग्जैक्टली 1:1 नहीं है, थोड़ा सा रेशियो क्या हो गया, गड़बड़ा गया. तो ये जो इसमें जो डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा. अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो आपको क्लियर है? द डिफेक्ट इन विच रेशियो कैटाइन एंड एनाइन इज नॉट सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला. मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो होता है वो फॉर्मूले के रेशियो के बराबर नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं. अब ये होता आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट. दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. पहला कौन सा हो गया? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ये भी आपके दो कारणों से होता है. एक ड्यू टू एनाइन वैकेंसी और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाइन वैकेंसी. एनाइन वैकेंसी में क्या होता है? जैसे आपका NaCl, अगर इसको क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाए या इसको हीट किया जाए तो इसका जो एनाइन होता है वो अपनी नॉर्मल साइड छोड़कर क्या हो जाता है? मूव कर जाता है, और वहां पर आपके चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? छोड़ देता है. तो चूंकि उसमें एनाइन की क्या हो गई? कमी हो गई. तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी. क्योंकि कैटाइन गायब नहीं हुआ, कैटाइन उतने ही हैं, एनाइन कम हुआ, तो अल्टीमेटली कैटाइन यानी मेटल क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और आपका एनाइन यानी नॉन मेटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी. ये आपका क्रिस्टल है. ठीक है, इस क्रिस्टल में मैंने हीट किया तो ये क्लोरीन यहाँ से क्या कर जाएगा? मूव आउट कर जाएगा. अगर पूरा क्लोरीन आयन मूव आउट करता तो आपका क्या हो जाता? चार्ज अनबैलेंस हो जाता है. क्या हो जाता? चार्ज अनबैलेंस हो जाता है. तो इसके लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, फंस के रह जाता है. इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? F
सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे कि एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका एनाइन मूव कर जाता है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रैप होके वहीं पर रह जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फेरम, फेरम मतलब होता है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस कंपाउंड का क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो NaCl का जो व्हाइट कलर हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कारण? एफ सेंटर के कारण। वहीं पर LiCl में भी अगर ये डिफेक्ट होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। और KCl में भी अगर ये डिफेक्ट होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, वो किसके कारण? ड्यू टू एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट के कारण, एफ सेंटर के कारण। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि येलो कलर क्यों हो रहा है, पिंक कलर क्यों हो रहा है, या वॉयलेट कलर क्यों हो रहा है, या आपका एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट के कारण NaCl में कौन सा कलर डेवलप होगा, LiCl में कौन सा कलर डेवलप होगा, या KCl में कौन सा कलर डेवलप होगा। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। ठीक है, इसमें जो आपका ये इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ स्टैंड फॉर फेरम, फेरम मतलब कलर प्रोड्यूसिंग, इसके कारण कलर चेंज हो रहा है। कलर कैसा चेंज हो रहा है? NaCl का येलो हो रहा है, LiCl का पिंक हो रहा है और KCl का वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये हो रहा है आपका ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। तो आपका क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें लेटेस्ट साइड पे कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है। A प्लस बी माइनस, ए 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 प्लस और बी माइनस। ठीक है, यहाँ पर एनाइन गायब नहीं होगा बल्कि एक एक्स्ट्रा कैटाइन कहां पर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, वापस से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो चार्ज की यानी इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम इंटरस्टिशियल स्पेस या अदर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेटल एक्सेस हुई किसके कारण, इंटरस्टिशियल कैटाइन के कारण। यहाँ पर मेटल एक्सेस कैटाइन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, एनाइन की वैकेंसी के कारण। तो ये दो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हुई, कौन से वाले में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण। अब अपन बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें मेटल ज्यादा नहीं होती बल्कि मेटल कम होती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, द डिफेक्ट इन विच number of cation and the defect in which number of cation is less than number of anion as represented by formula is known as metal deficiency defect। अब ये डिफेक्ट किस में अराइज होता है, ये डिफेक्ट उसमें अराइज होता है जिसमें जो कैटाइन होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो आपका जो कैटाइन है वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। सीधी सी बात है, मतलब मान के चलो आपके घर में 10 काम में 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपका वो क्या होगा कि नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ एनाइन क्या है, बराबर, जितने काम है उतने आदमी है। लेकिन अगर कोई आदमी आपका एक से ज्यादा काम कर दे, मतलब 2 काम कर दे या 3 काम कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ आयन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, उन कंपाउंड में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर आपका नंबर ऑफ कैटाइन, सॉरी जो कैटाइन जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि आपका FeO, समझना क्या होगा कि ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, यहां पर आपके कैटाइन और एनाइन क्या है, बराबर है। ठीक है, आपका A B माइनस, A प्लस बी माइनस, ठीक है, A प्लस बी माइनस, ठीक है, यहाँ पर B माइनस A प्लस, ठीक है, B माइनस A प्लस, ठीक है, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। ठीक है, अब
क्या है कि ये जो आपका A प्लस आयन है, कौन सा, कोई सा भी एक A प्लस आयन ले लो, ठीक है, ये क्या होता है, कंपाउंड शो करते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A जो है वो क्या है, +1 वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन एक आयन ने क्या किया, +2 वैलेंसी शो कर दिया। तो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो एक कैटायन होगा वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। आपका इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान के चलो मैंने आपको दे दिया Fe.98O, इसमें आपके दो टाइप के आयन है Fe वाले, एक Fe2+ आयन है और एक Fe3+ आयन है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि परसेंटेज आप बताओ, Fe2+ आयन कितने परसेंटेज है और Fe3+ आयन कितने परसेंट है। तो कुछ मत कीजिए, आप इसको क्या मान लीजिए, 98 मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए और इसको 98 मान लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर रहेगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, मतलब 2, और इसमें से 98 में से x क्या हो जाएगा आपका, ये Fe2 मान लीजिए, तो इसका चार्ज क्या हो गया, 2, प्लस बाकी जो बचा 98 में से x माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 98 माइनस x इंटू 3। तो ये टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 98 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, तो आपका क्या, सॉरी 98 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आती है 24, ठीक है, 29 27 और 28 29, माइनस का 3x बराबर 200, ये आपका उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x बराबर 94, तो माइनस का 94, तो x बराबर 94। तो आपका Fe2 कितना होगा, 94 कितने में से, 98 में से। तो परसेंटेज निकाला 94/98 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका परसेंटेज मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 9400 डिवाइडेड बाय 98। तो कितनी बार जाएगा, पहला 9 टाइम्स, 9 8 जा 72, 7 9 9 जा 81, 88, ठीक है, 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 में से 8 के 5, ठीक, कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये कितनी बार जाएगा, करीब करीब आपका 5 6 बार ले लो, 8 6 48, 4 9 6 54 4, तो लगभग क्या हो जाएगा, 95.9 हो जाएगा। तो 96% के आसपास हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, Fe3+। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बस करना क्या है, जो है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, इसकी वैलेंसी में उस 100 का मल्टीप्लाई करो, x मानो, x इंटू जो भी वैलेंसी है, दो टाइप की वैलेंसी, एक को जिसको x मान रहे हो उससे x से उसकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई करो, और जो दिया है उसमें से x माइनस करके बाकी की वैलेंसी को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके इसकी वैलेंसी के बराबर रख दो, तो परसेंटेज आ जाता। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो थर्ड डिफेक्ट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम जानबूझकर उसमें क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो इसके कारण जो डिफेक्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये दोनों टाइप के कंपाउंड में होती है, आयनिक में भी होती है, आयनिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एटॉमिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। आयनिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिला दो। जैसे आपका क्या है क्रिस्टल, अगर मैं बताता हूं तो ये आपका Na+Cl-, ठीक है, उसके बाद Cl माइनस Na+, ठीक है, फिर Cl माइनस Na+, ठीक है,
उसके बाद आपका Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, उसके बाद Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब इसमें अगर एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, दो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो दो क्लोरीन तो यही रहे, और दो सोडियम एटम हटाकर एक स्ट्रोंशियम आपका बना लेगा, तो ये आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक इंप्योरिटी डिफेक्ट किसमें होता है, सेमी कंडक्टर में होता है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर नोन एज सेमीकंडक्टर। अब उनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है, कम होती है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इंप्योरिटी मिला देते हैं। इंप्योरिटी दो टाइप की मिलाते हैं, एक पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मिलाने से क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन मान लो या जर्मेनियम मान लो, इनकी आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई कंडक्शन नहीं होता, कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन और होल एज अ चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल एज अ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं जब अपन हीट करते हैं, तो यहां पर होल आ जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन इसके कारण कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन इसमें इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो कितने टाइप की इंप्योरिटी मिलाते हैं, दो टाइप की इंप्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब जिनकी आउटर मोस्ट सेल में, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये आपके यहां पर मिलाते हैं। तो यहां पर आपने मान के चलो एल्यूमिनियम मिला दिया या बोरोन मिला दिया, तो यहां पर क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक होल बढ़ जाएगा। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल यानी पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये क्या कहलाते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये किससे मिलते हैं, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से बनते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो, पी टाइप किससे बनना है, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा कब, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, सॉरी ट्राइवेलेंट नहीं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इसमें से कोई सी भी मिला दो। जैसे फास्फोरस मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इस टाइप से जो बनते हैं वो, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। तो नेगेटिवली चार्ज है इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओवरऑल सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, बस चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए एन टाइप बोलते हैं। इसमें पी टाइप में चार्ज कैरियर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए पी टाइप बोलते हैं। इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और भी इसमें डिफरेंस होते हैं जो अपन सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो वहां पर आपको ये और अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी इसमें इतना ही आपको याद रखना। तो ये होगा डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब इसके बाद आपका 2 चीजें और बचती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप समझ लीजिए क्या होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर।
कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। उनका अगर बेंड डायग्राम बनाते हैं तो बेंड डायग्राम में दो बेंड होते हैं, एक होता है आपका बैलेंस बेंड और एक होता है कंडक्शन बेंड। तो आपका क्या होता है? कंडक्टर के लिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, जिससे यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं। अच्छा, बैलेंस बैंड होता क्या है? कंडक्शन बैंड होता क्या है? देखो, आपका जो एनर्जी रेंज होती है किसकी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोज इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन कंडक्शन आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। अब यहां पर जो कंडक्टर जो होते हैं, उनका जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका कंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो कंडक्शन बैलेंस बैंड होता है वो तो पूरी तरह से भरा रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन यही होते हैं। कंडक्शन बैंड बहुत दूर होता है, मतलब इनके बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये आपका क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए आपका ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां पर नहीं पहुंच पाते, ये पूरा खाली रहता है। कौन सा? कंडक्शन बैंड। ये आपके हो जाते हैं इंसुलेटर। अब अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? आपका ये रहा बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है लेकिन कम है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, कम है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है? होल बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। तो ये कितने टाइप के हो गए? 3, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और तीनों के क्या हो गए? बेन डायग्राम। अब इसके बाद आपका आता है कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एग्जाम्पल। अपन बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये आपका एग्जांपल होता है किसका? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो आपका क्या होता है? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट द्वारा वीकली रिपल होते हैं। एग्जांपल NaCl, आपका बेंजीन एटसेट्रा, इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो आपका क्या होता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट। उसके बाद आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन सोचते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है और जीरो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इनको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड MnO। ये आपको याद रखने, छोटे छोटे डेफिनेशन है क्योंकि इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये आपको बस याद रखना है। इनके डोमेन का डायग्राम आपको याद रखना पड़ता है। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, ये पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये आपका क्या होता है? डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये पैरा मैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक।
एंटी फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं लेकिन उनका नेट मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इनको अपन फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका मैग्नेटिज्म अपन क्या सोचते हैं कि फेरोमैग्नेटिक जैसा होगा, उनमें डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है लेकिन उससे कम होता है और डायमैग्नेटिक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके बाद आपका 2-4 डेफिनेशन और पूछ लेते हैं कभी कभार। पीजियोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो आपका क्या होता है, उन पर फोर्स लगाने पर या प्रेशर लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको पीजियोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनको हीट करने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। एक चीज और आपको इक्वेशन याद रखना है, ब्रैग इक्वेशन। क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए इक्वेशन बहुत जरूरी होती है। ये होती है L लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, D क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है। ये आपकी ब्रैग इक्वेशन है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जाती है ब्रैग इक्वेशन। इसको और डिटेल में अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में, मैटर वेव चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी केमिस्ट्री में जो होता है वो डायरेक्ट ये इक्वेशन, क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये आपका सॉलिड स्टेट आज अपन ने खत्म कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो लगाने। हाँ, कुछ टॉपिक मैंने इसके अपने हिसाब से बचा लिए हैं जो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में या क्रैश कोर्स क्लासेस में या फास्ट ट्रैक क्लासेस में करवाऊंगा, ठीक है। और इसकी जो कुछ ट्रिक्स होती हैं याद करने की, वो भी मैं आपको उसी फास्ट ट्रैक क्लास में बताऊंगा। अभी रेगुलर क्लासेस के बेसिस पे आपको ये पूरी सारी चीजें मोस्ट ऑफ दी पढ़नी है। हाँ, इनसे बाहर आपका जेईई नीट और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन अच्छे से लगा लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। और उसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है जिससे उनको भी इस चीज का एडवांटेज मिल सके, ठीक है। थैंक यू।